हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। जैसे हम क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए थे। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी मतलब इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात की थी कि हम कैसे किसी वस्तु को देख सकते हैं कि ये आवेशित है या नहीं है, चार्ज है या नहीं है, और उस पर फिर कैसा चार्ज है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो कल हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी, उसकी थ्योरी भी पढ़ी थी और वो हमने समझा भी था कि हम उसको कैसे देख सकते हैं। तो आई होप आपको लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। उससे पहले हमने आवेशन की विधियां भी पढ़ी थी कि कैसे हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। 3 विधि भी पढ़ी थी उसकी। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि जो अपने चार्ज जो होता है उसके कौन कौन से मूलभूत गुण होते हैं। ठीक है, आवेश के पास कौन कौन से गुण होते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आवेश के गुणधर्म। ठीक है, कि आवेश के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, या हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं प्रॉपर्टी इन चार्ज या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो हम जो जिन प्रॉपर्टी पर डिस्कस करने वाले हैं वो लगभग लगभग 4 प्रॉपर्टी हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे योज्यता का नियम, लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वस्तु की गति से स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आवेश का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा और चौथा हम जो पढ़ने वाले हैं वो आवेश का या फिर आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, डिस्क्रीट ऑफ चार्जेस। इन चारों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो इनके ऊपर रहेगा और इनको हम आज देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। तो आइए फिर इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं योज्यता का नियम। ठीक है, योज्यता का नियम। अब योज्यता का नियम होता क्या है कि अगर कोई भी वस्तु या फिर अगर हम बोले सिस्टम, वो अगर चार्ज है, जैसे कि कोई एक ये मार्कर ले लेते हैं, ये इसको मैंने अलग अलग चार्ज दिए हुए हैं, या बात करें ये कोई वस्तु है। ठीक है, और इसको मैंने चार्ज कर दिया। मान के चलिए इस कोने पर 2 कूलम आवेश है पॉजिटिव, इस पर 3 है, इस पर यहाँ 4 कूलम आवेश है, यहाँ नेगेटिव है। या फिर अगर ऐसे भी इसको ना बनाए तो देखिए एक सिंपल डायग्राम हम बना लेते हैं। ऐसे कोई वस्तु मान लेते हैं, यहाँ 2 कूलम आवेश, यहाँ 3 कूलम आवेश, यहाँ 4 कूलम आवेश, यहाँ 5 कूलम आवेश, -2 कूलम, यहाँ -3 कूलम आवेश। तो मुझे अगर इस वस्तु पर टोटल आवेश निकालना है कि टोटल चार्ज कितना है, तो क्या करेंगे, मैं सभी को जोड़ देता हूं। तो इस नियम भी यही कहता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग मतलब सिंपल मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे 2 कूलम प्लस 5 कूलम, 5 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू। अब माइनस वाला बोलेंगे, -2 क्यू -3 क्यू। तो देखिए 2 और 5 7, 7 3 10, 10 और 14, -5 क्यू 19 इस होगा। तो यही इसका फर्स्ट जो लॉ है वो यही है। क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार वस्तु पर कुल आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। यही क्या है, योज्यता का नियम। मतलब
सिग्मा क्यू इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q टोटल। ठीक है, Q टोटल मतलब उस पर कुल आवेश कितना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ एक डायग्राम बना सकते हैं ऐसे कोई भी, ये कोई वस्तु है, 2 कूलम, 3 कूलम, -2 कूलम, 4 कूलम, तो इसका क्या होगा, तो सिग्मा Q इज इक्वल टू, देखिए 2 कूलम प्लस 3Q -2Q प्लस 4Q, तो कितना होगा 7Q। ठीक है, ये क्या होगा, इस पर कुल आवेश होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा है योज्यता, मतलब लॉ ऑफ एडिशन, मतलब हमें उसको जोड़ना है तो सिंपली उनको जोड़ देंगे। इस नियम का क्या होता है कि जो उस पर कुल आवेश होगा वो उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है, बहुत ही सिंपल सा, सोवर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ज्यादा हार्ड मतलब लॉ है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, नॉर्मल सी बात है जो आप समझ गए हो। तो फर्स्ट हमारा ये कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड लॉ पर, या सेकंड इसके गुणधर्म पर, वस्तु की गति से स्वतंत्रता। उसमें होता क्या है, इसको मैं साफ कर देता हूं। देखो, जो सेकंड है वो क्या है, वस्तु की गति से स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु जो चार्ज है, ठीक है, जो आवेशित है, उसको अगर मैं गति कराऊंगा तो आवेश का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि ये कोई मार्कर है, इसको मैं कितनी भी स्पीड से फेंक लूं, लास्ट लाइट की स्पीड से भी फेंकूंगा, अगर इस पर 3 कूलम आवेश है तो वो क्या रहेगा, 3 कूलम आवेश ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसको हम लिखेंगे क्या, कि यदि किसी आवेशित वस्तु को गति की आवेशित वस्तु की गति वस्तु की गति से आवेश की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो Q है, अगर वो विराम अवस्था में हो या गति अवस्था में हो, कोई भी वस्तु है, अगर मार्कर है, अगर इस पर 2 कूलम आवेश है, अगर मैं इसको विराम अवस्था में रखूं, अगर इसको ऐसा रख रहने दूं, तब भी इस पर 2 कूलम आवेश रहेगा, और अगर इसको मैं गति कराऊं, कितनी भी तेज फेंकूं, तब भी इस पर क्या रहेगा, 2 कूलम आवेश रहेगा। अगर हम किसी वस्तु को गति कराते हैं तो उसके मास में जरूर चेंज होता है, मतलब उसका द्रव्यमान जरूर चेंज होता है, लेकिन चार्ज या आवेश उसका चेंज नहीं होता है। ये जो मास चेंज है, ये हमारे आइंस्टीन जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने बताया था, E=mc² कि अगर वस्तु को किसी को लाइट की स्पीड से गति कराते हैं तो उसके मास में परिवर्तन होता है। उसका उन्होंने फॉर्मूला भी बताया था, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो उसका फॉर्मूला होता है m=m0/v²/c²। ये एक फॉर्मूला होता है जो मास में चेंज करता है, कि अगर वेलोसिटी, देखो ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, c इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर v भी इसके बराबर हो जाएगी तो इंफिनिट हो जाएगा और मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, इससे अलग है। अभी हमें बस ये देखना है चार्ज वाला, इसको मैं हटा देता हूँ, आप दिमाग में भी मत रखें, कन्फ्यूजन होगा। बस एक नॉलेज के लिए था, जिनको थोड़ा सा जानना होता है कि अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसके आवेश का जो मान होता है वो संरक्षित होता है, उस मतलब चेंज नहीं होता, नियत रहता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो विराम अवस्था में हो वस्तु या फिर वो वस्तु गति अवस्था में हो, उस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहने वाली है। तो आपको दोनों नियम समझ में आए होंगे। एक तो योज्यता का, कि अगर किसी वस्तु अगर कोई वस्तु है उस पर कई आवेश हैं तो उनका क्या होगा, बीजगणितीय योग उसके कुल आवेश के बराबर होता है। दूसरा कि अगर वस्तु चाहे गति करे या विराम अवस्था में रहे तो उस पर गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये दो लॉ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते हैं थर्ड की, और थर्ड कौन सा है? आवेश संरक्षण का नियम। देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर करता हूँ, आप फिजिक्स में बहुत ऐसी चीज पढ़ेंगे, संरक्षण का नियम, संरक्षण में कभी आवेश संरक्षण का नियम, कभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कभी संवेग संरक्षण का नियम। इन सब का मतलब क्या है कि ना तो उस वस्तु को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम भी आप पढ़ेंगे, यहाँ क्या लगा हुआ है? आवेश संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ना तो उसका विकास संभव है, ना विनाश। मतलब ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको विनाश कर सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। कि जब हमारी जो पृथ्वी थी उस पर पहले जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, वो अब तक उस पर इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे। उन्हें हम क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को, देखो प्रोटॉन तो होते ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक हम भेज सकते हैं। केवल ना तो उनको हम बना सकते हैं, ना ही हम उनको नष्ट कर सकते हैं। आज अगर हम बोले ये हमारे हाथ में 10 इलेक्ट्रॉन है, इनको मुझे खत्म करना है, ये बिल्कुल खत्म करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर मैं बोलूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कर सकते हैं? जैसे इस हाथ में 10 इलेक्ट्रॉन है, या इस वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं पर 2 4 5 जितने भी हम ट्रांसफर करना चाहें उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। यही हमारे आवेश संरक्षण का नियम होता है। इसको हम लिखते क्या है? इस नियम अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है, बल्कि उन्हें एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आप एक रिएक्शन भी देख सकते हैं। जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये पॉजिट्रॉन होता है। दोनों पर जो चार्ज है वो भी सेम होता है और इनका द्रव्यमान भी सेम होता है। बस ये ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है। ये जब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तब जो पॉजिट्रॉन है वो उत्पन्न होता है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? गामा रे बनाते हैं, गामा किरण बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है, तो टोटल आवेश कितना हुआ? टोटल आवेश यहाँ कितना हुआ? 0। और गामा किरण पर भी आवेश कितना होता है? 0। संरक्षित हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, जैसे हमने अब तक पढ़ा था, जैसे आपने देखा घर्षण द्वारा, तो उसमें क्या था कि जैसे किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, उनको आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? 5 इधर चले जाते हैं। लेकिन टोटल जैसे देखिए ऐसे पढ़ा था ना, ए बी, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है या फिर 10 आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, क्यू आवेश हैं, और अगले ही पल क्या हुआ? ए और बी, इस पर 5 हो गए, इसके 5 इस पर चले गए। लेकिन टोटल आप देखेंगे तो यहाँ भी 10 आवेश थे और यहाँ भी कितने थे? 10 आवेश थे। तो ये संरक्षित थे या नहीं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो गए, लेकिन ना तो उनको हमने उत्पन्न किया, ना नष्ट किया। ये जो नियम है वो यही है कि आवेशों को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना हम उनको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही आप जब ऊर्जा पढ़ेंगे तो ऊर्जा में भी होता है कि ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक कार्य से दूसरे कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, या एक निकाय से दूसरे निकाय में भेज सकते हैं, या फिर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही संवेग पढ़ेंगे हम, ऐसे ही हम द्रव्यमान पढ़ेंगे। तो ये सारे जो जिनके पीछे लगा होता है संरक्षण का नियम, बस आपको आगे वाला शब्द देखना है और ऐसी ही सेम टू सेम लैंग्वेज लिखनी है कि अगर यहाँ आवेश है तो यहाँ आवेश आ जाएगा, द्रव्यमान है द्रव्यमान, आगे भी आप उस नियम को देख सकते हैं। अभी हमने जो तीसरा नियम देखा वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कि चार्ज को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये इसके 3 नियम कंप्लीट हुए। अब जो हम चौथा नियम पढ़ने जाएंगे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, और वो आपने फॉर्मूला थोड़ी देर जब मैंने 2 लेक्चर फर्स्ट सेकंड लेक्चर में वो आपको पढ़ाया हुआ था, Q इक्वल टू एन, वो सेम फॉर्मूला है, वो अभी हम देखेंगे। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है कि वो कई बार 1-2 नंबर में पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। और दूसरी बात, जो वो फॉर्मूला है उस पर वो क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कई बार, तो आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट जो हमारा जो रूल बचा है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि हम जब आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजते हैं, चार्ज को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजते हैं, तो वो आवेश का जो मान होता है 1.6 10 की पावर -19 जो आप पढ़ के आए हैं उसके पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे ये एक वस्तु है A और ये वस्तु है B, इस पे से मुझे इलेक्ट्रॉन इस पर भेजने हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं कि इस पे 1/2 मतलब आधा इलेक्ट्रॉन भेज दूं, 3/2 मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन भेज दूं। ऐसे हम नहीं भेज सकते, या तो हम भेजेंगे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूर्ण गुणज होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हमें भेजना है। ऐसा नहीं है कि हम आधा भेज दें या 1.5 भेजते हैं या 1.5 भेज दें या 2.5 भेज दें, ऐसा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भेज सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो आवेश क्वांटीकरण क्या कहता है, आइए देखते हैं। इस नियम अनुसार आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश आवेश के मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण, थोड़ा सा वेग, वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण आवेश के मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एन क्या है, आवेशों की संख्या, और Q क्या है, आवेश। ठीक है, या फिर कुल आवेश। आ गई बात समझ में। पूर्ण गुणज होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने भी एन तक कितने भी हो सकते हैं, आवेशों की टोटल संख्या होनी चाहिए। ये आपको आवेश का क्वांटीकरण समझ में आया या नहीं आया। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर मान के चलो 7 गुणा 10 की घात 4 ले लूं, इतने आवेश ट्रांसफर करने, तो अब देखें हो सकते हैं नहीं, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का डिवाइड कर दूं मैं, तो देखिए इसको यहाँ माइनस लगाए यहाँ लगा, तो देखिए 1.6 अगर मैं यहाँ पर 0 बढ़ा दूं, 70 में 16 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, 16 पंजे 80, 4 का जाएगा 4 पॉइंट कुछ, और हम हाफ में भेज नहीं सकते भाई, वैल्यू आएगी 4.56 जितनी भी आएगी गुणा 10 की पावर जो भी आए, 19 और 4 23। ठीक है, लेकिन मैंने क्या होता है इंटीजर फॉर्म होनी चाहिए, इंटीजर है क्या 1 2 3 4 5 है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब इतने हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान के चलो होता 6.5, या फिर मान के चलो 8 ले लो, 8 गुणा 10 की पावर 4 होगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19,
तो इसमें चले जाते, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 80 गुणा 3 1.6, या फिर इसको 4 ही लिख दें, इसको हटा दें, ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, 10 की घात -1, 16 पंजे 80, तो आ जाता 5 गुणा 10 की घात 23। और ये कैसा है, ये कैसा है, ये पूर्ण गुणज के रूप में, तो इतनी हम इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर कर सकते थे। तो ऐसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देता है कि 6 पॉइंट, जैसे उसने दे दिया कि किसी वस्तु पर आवेश बताओ 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन अगर उस पर ट्रांसफर करे जाए, तो उसने एन की वैल्यू क्या दे दी, 10 की घात 18, तो क्यू क्या हो जाएगा, 10 की घात 18 मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 10 की घात -19, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -1, नीचे जाएगा 1.6 बटे 10, तो 0.16 कूलम, इतने आवेश उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये एन की वैल्यू है, इससे हमें एन की वैल्यू रखनी है, क्यू की वैल्यू दे देगा, क्यू की जगह रखनी है, एन की पूछेगा तो ई का भाग दे देंगे। आपने एक दो एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे। अब बात करें प्लस माइनस की, क्या बात है, देखो प्लस कब आता है, जब वस्तु धनावेशित, तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल, जब तो प्लस आएगा, निकालेंगे तो प्लस आएगा, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन भेजे जाएं, ठीक है, निकालेंगे तो क्या होगा कि उसमें धनावेश हो जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो धनावेशित हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे, और जब किसी पर डाले जाएंगे या उस पर भेजे जाएंगे, ठीक है, या वो ग्रहण करेगी वस्तु, तो उस पर माइनस आ जाएगा। ऐसे हम इस प्लस माइनस के चिन्ह को डिनोट कर देते हैं। तो आज आपने क्या देखा कि उसके जो प्रॉपर्टी थी, गुण थे, वो आपने देखे, कितने थे, 4 थे, योज्यता, वस्तु की गति स्वतंत्रता, आवेश संरक्षण का नियम, और लास्ट आपने देखा आवेश का क्वांटिटीकरण। तो लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि अगर वस्तु पर जो टोटल आवेश है उसके वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, एल्जेब्रिक जो एडिशन होता है उसके इक्वल होता है। फिर हमने बात की थी कि वस्तु पर गति की स्वतंत्रता, की अगर वस्तु कितनी भी स्पीड से चल रही है, वो मोशन में है, कितनी भी वेलोसिटी से चल रही है, तब क्या होगा, उस पर जो आवेश है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तीसरा देखा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि अगर कोई जो चार्ज है उसको हम ना तो बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर उसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। लास्ट में हमने देखा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है कि अगर मुझे किसी चार्ज को एक दूसरे से ट्रांसफर करना है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करना है, तो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, और पूर्ण गुणज किसका होना चाहिए, इस आवेश की वैल्यू का पूर्ण गुणज होना चाहिए, और ऐसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आज हमने जो 4 रूल देखे वो आपको कैसे समझ में आए या नहीं आए, लास्ट वीडियो लेक्चर्स कैसे समझ में आ रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, हमें लाइक करें, और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको या तो चैनल की लिंक भेज सकते हैं या वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो उससे क्या होगा कि जितने भी आपके साथ वाले हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आप बताएं कि आपको पढ़कर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और जो आपका रेस्पॉन्स आ रहा है वो अब तक ठीक आ रहा है। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।